आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दोबारा जो युद्ध शुरू हुआ है उसका ये छठा दिन है। और सोचिए, एक बड़ी खबर आ रही है कि इजरायली सैनिक रहस्यमयी बीमारी से मारे जा रहे हैं। आपने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से मिलेगा। सोचिए किस तरह से 40,000 टन से ज़्यादा विस्फोटक जो है इजराइल ने बरसाए हैं फिलिस्तीन पर, गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में। यहाँ तक कि फास्फोरस केमिकल रसायन भी बरसाया था और अब उसके चपेट में उसी के सैनिक आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इजरायली सैनिकों को दोहरी मार पड़ रही है। उनको जहां लगातार फिलिस्तीनी जो हमास है वो मार रहा है, वहीं वो प्राकृतिक तरीके से भी मर रहे हैं और एक रहस्यमयी बीमारी के शिकार हो रहे हैं। तो दुनिया भर में इस तरह के सवाल जो लोग उठा रहे हैं कि क्या वो सचमुच अपने पापों से घिर गए हैं। मेरा ऐसा विश्वास नहीं है, लेकिन सवाल तो है कि जितने बारूद बरसाए गए हैं, जितने वहाँ फास्फोरस बम गिराए गए हैं, क्या इजरायली सैनिक उनके खुद ही शिकार हो रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। युद्ध के आज छठा दिन है। पहले 45 दिन युद्ध चला था, आज छठा दिन है और 7 दिनों का सीज फायर हुआ था। लेकिन अब युद्ध का पूरा खेल बदल गया है। जहां इजराइल के खिलाफ दुनिया के सारे देश खड़े हैं, इजराइल के साथ कोई नहीं है। जो अमेरिका गुपचुप तरीके से हथियारों की सप्लाई कर रहा था वो भी संभव नहीं है। और सोचिए किस तरह से पानी के 2 बड़े जहाज जो इजराइल के थे उसको हुथी ने मार गिराया है। ईरान लगातार मिसाइलों के से दाग रहा है इजराइल के सैनिक अड्डों पर, और हिजबुल्लाह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो भी लगातार हमले कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मारक है हमास का हमला। हमास एवरेज 25 से 50 इजरायली सैनिकों को रोज मौत के घाट उतार रहा है। 5 से 10 टैंक उड़ा रहा है, उसके बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा रहा है, और यहाँ तक कि मानव बम बनकर वो सीधे सीधे टैंकों पर हमला कर रहा है। जिन इजरायली सैनिकों को मारा जा रहा है उनके ड्रेस छीने जा रहे हैं, उनके कपड़े पहन लिए जा रहे हैं, उन्हीं का हथियार उन पर चलाया जा रहा है। लेकिन एक और बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। पिछले 75 सालों से अब दुनिया इजराइल के जो झूठ था उसमें फंसा हुआ था। पूरी दुनिया को लगता था कि हमास और फिलिस्तीन जो है वो एक आतंकी देश है, और ये दुनिया भर में मैसेज पहुंचाने में लगभग जो है वो कामयाब था। लेकिन अब उस पर से परत छट गई है सोशल मीडिया की वजह से, चाहे एक्स हो या यूट्यूब हो या फेसबुक हो। और जिस तरह से फिलिस्तीन के लोगों ने वीडियो पोस्ट किए, जिस तरह से उन्होंने बर्बादी की तस्वीरें दिखाई, जिस तरह से 40,000 किलो टन से ज़्यादा बारूद फेंके गए गजा पट्टी पर, जिस तरह से आम 15,000 लोगों को मार डाला गया, उसके बाद से पूरी दुनिया में इजराइल की थूथू होने लगी और लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। अमेरिका इकलौता देश बचा था जो उसके साथ खड़ा था, उसने भी अब हाथ किनारा कर लिया है, क्योंकि खाड़ी देशों ने सीधे सीधे कहा कि या तो इजराइल का साथ छोड़ो या हमारे यहाँ से अपना बिजनेस समेट लो। सोचिए, इजराइल के खिलाफ इस तरह की गुस्सा है लोगों में, इस तरह का नफरत है कि यूनाइटेड नेशन में पहले 119 देश, उसके बाद फिर 145 देशों ने वोटिंग की है। भारत ने भी इजराइल के खिलाफ वोटिंग की है, और वो तो सीरिया के साथ भी खड़ा रहा है। तो फिलिस्तीन के साथ आज पूरी दुनिया खड़ी है और अलग थलग इजराइल पड़ गया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इजराइल जो इतना मजबूत था, जिसके पास इतने आधुनिक हथियार थे, आखिर वो इस युद्ध में हार कैसे जाएगा। हार इसलिए जाएगा कि इजराइल के साथ अब कोई खड़ा नहीं। और इजराइल के जो पड़ोसी देश हैं, खासकर जो लेबनान है, ईरान है, सीरिया है, जॉर्डन है, तुर्की है, ये वो पड़ोसी देश हैं जो मुस्लिम कंट्री भी हैं और खाड़ी देशों का हिस्सा भी हैं। और ये अब पूरी तरह से एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ हमला कर रहे हैं और इस लड़ाई में शामिल भी हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया को पता चल गया है कि इजराइल दरअसल फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू की मजबूरी है, इजराइल की मजबूरी है, उसके सेना रोज मारे जा रहे हैं। पहले सोचिए, पिछले 74-73 सालों में इजराइल को खरोंच भी नहीं आता था। इजरायली अपने आप को सबसे सेफ महसूस करते थे। अब वो इजरायली दुनिया भर के देशों में भागना चाहते हैं। वो इजरायली सीमावर्ती इलाके को खाली कर चुके हैं। वो तेल अवीव में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी ईरान और हिजबुल्लाह के मिसाइल पहुँच रहे हैं। लेकिन इजराइल को सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है गजा पट्टी में, ज़मीन पर। हमास पूरी तैयारी कर चुका है, 5-5 किलोमीटर का लंबा टनल बना चुका है, और उससे साफ हो रहा है कि वो अब झुकने वाले नहीं हैं। और इजराइल को देर सवेर माफी वीर बनना ही पड़ेगा। एक तस्वीर वीडियो दिखा रहा हूं। तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए।
अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। ये नए नवेले जो विधायक जी जीते थे, ये भी कल तक मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे थे, आज माफी मांग रहे हैं। तो सोचिए, आतंक ज़्यादा दिन चलता नहीं है, जातिवाद ज़्यादा दिन चलता नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, जिस तरह से इजराइल जो है फिलिस्तीनियों, गरीब फिलिस्तीनियों को मारा। सोचिए, इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में 15,000 लोग मारे गए हैं। भारत में 57,000 केस दर्ज हुए हैं एससी के खिलाफ अत्याचार का, 10,000 से ज़्यादा केस हुए हैं एसटी के खिलाफ अत्याचार का। हत्या, टोटल यूपी में सबसे ज़्यादा हत्याओं का केस दर्ज होता है। तो दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवाद जो है वो भारत का जातिवाद है, मनुवाद है। आप सोचिए, युद्ध में जहां 15,000 लोग मारे जा रहे हैं, वहां यहाँ जाति के नाम पर 57,000 केस दर्ज हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा रेप, सबसे ज़्यादा मारपीट, सबसे ज़्यादा कब्जा, सबसे ज़्यादा हत्याएं जाति के नाम पर हो रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद जातंकवाद है, और मैंने इसीलिए इस खबर को इसके साथ पेस्ट किया है। तो सोचिए, भारत में जो लोग कौन जातिवाद कर रहे हैं, वही लोग जो आज धर्म के आधार पर मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, वही लोग कल तक गंगा जमुनी तहजीब चलाते थे। और मुगलों के दौर से लेकर अंग्रेजों के दौर और आज़ाद भारत में भी वो जात के नाम पर आतंकवाद फैलाए हुए हैं। लेकिन चूंकि अब वो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हो गए हैं, कम संख्या हो गई है, तो वो जिनके साथ जातिवाद करते थे उनको हिंदू बनाकर एकजुट करने की भी कोशिश करते हैं। तो इन आतंकवादियों से सावधान रहिए, इन जातंकवादियों से सावधान रहिए। तो सोचिए, फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध में जहां 15,000 लोग मारे गए हैं, भारत में 57,000 एफआईआर दर्ज होते हैं। जाति के नाम पर कितने की मौत हुई है ये आंकड़ा नहीं आया, लेकिन 3,000 हत्याएं हुई है। ये यूपी सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ सबसे ज़्यादा हत्या के केस दर्ज हुए हैं, 3,000 लगभग। उसके बाद बिहार है, उसके बाद महाराष्ट्र है। एक बार मैं फिर से ले चल रहा हूँ, दुनिया में नफरत, धर्म के नाम से नफरत, जाति, भारत में जैसे जाति के नाम से नफरत है, वैसे ही इजराइल ने धर्म की वजह से फिलिस्तीन पर हमला करना शुरू किया था, और अब वो हारने के लिए तैयार बैठा है। ये युद्ध इसलिए इजराइल हार जाएगा क्योंकि वो लंबा लड़ नहीं सकता है। इजराइल एक संपन्न देश था, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत थी, वो हथियारों का डीलर था, लेकिन वो युद्ध में फंस गया। युद्ध में इसलिए फंस गया है कि सोचिए, रूस और यूक्रेन किस तरह से, रूस को लगा था कि यूक्रेन को तो यूं मसल देंगे, 2 दिन में निपटा देंगे, लेकिन वहां अमेरिका ने खेल बिगाड़ दिया। अमेरिका ने जिस तरह से हथियारों की सप्लाई की, नेटो ने की, यूरोप ने किया, वहां यूक्रेन मजबूत हो गया क्योंकि उसके पास हथियार थे। और आम यूक्रेनियन जो था उसको लगा कि रूस गलत कर रहा है और हमको लड़ना है, और ये आज़ादी की लड़ाई है, और रूस आज तक उस युद्ध में लड़ रहा है। ठीक वैसे ही हालात अब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हो गया है। आम फिलिस्तीनियों को लग रहा है कि ये लड़ाई आज़ादी की लड़ाई है, उनका घर परिवार सब बर्बाद हो गया है, तो वो इस लड़ाई में कूद पड़े। और सबसे बड़ी बात है कि जो रूस यूक्रेन में फंसा है, वही रूस अब इजराइल और अमेरिका को फंसाने के लिए चीन के साथ मिलकर इतनी हथियारों की सप्लाई कर रहा है। चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और आज के डेट में हमास के पास हिजबुल्ला, हूथी और हमास मिलाकर 15,000 लड़ाके हैं जो इजरायली सेना पर भारी पड़ रहे हैं और घात लगाकर हमला कर रहे हैं। वहीं खाड़ी देश से उनको हथियारों की मदद मिल रही है। खाड़ी देशों ने पहले ही ऐलान किया है कि हम ज़्यादा दिन तक इजराइल और अमेरिका को तेल का निर्यात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने इजराइल का साथ नहीं छोड़ा तो अमेरिकी अड्डों पर भी हमला हो रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, देर सवेर सच्चाई सामने आती है, पोल पट्टी खुलती ही है, और इजराइल की भी पोल पट्टी खुल रही है, भारत में जातिवादियों की भी पोल पट्टी खुल रही है। सोचिए, अगर आप भारत के लिहाज से देखेंगे तो भारत में जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है, क्राइम होता है। एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं। तो बताइए, भारत के लिहाज से सबसे बड़ा आतंकवाद कौन है? जाति के नाम पर जो नफरत है वही ना। उसी तरह से धर्म के नाम पर नफरत का भी नया बीज बोया जा रहा है। ये जो नए नए विधायक जी बने थे, कल तो बहुत पेट्रोल निकाल रहे थे मुंह से, आज जो है ये माफ़ी मांग रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा अत्याचार चलता नहीं है, लेकिन इजराइल में भी यही हो रहा है। सोचिए, सत्ता बचाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने देश को युद्ध में धकेल दिया। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू जैसे ही पैर खींचेंगे, उनके खिलाफ पूरा सिस्टम खड़ा हो जाएगा। इजराइल में उनकी बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता जाने वाली थी। तेल अवीव में बड़ा प्रदर्शन चल रहा था 3 महीने से, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी पर कब्जा करना चाहता था। उसके बाद नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा, बेरोजगारी भी वहाँ चरम पर थी। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू को लगा कि युद्ध में देश को धकेल देते हैं और देर सवेर हो सकता है कि जनता माफ़ कर दे। राष्ट्रवाद का अफीम चटा रहे थे, लेकिन वहाँ लिटरेसी भी रेट है, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने बगावत कर दी।
जब युद्ध हुआ हमास से, सोचिए युद्ध ऐसे शुरू नहीं हुआ, हमास ने हमला किया, ये भी 7 अक्टूबर को, उसके बाद युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद इजरायली युद्धबंदी बनाए गए, लेकिन उसके बाद लगातार से इजराइल इस युद्ध में हार रहा है, शिकस्त हो रहा है। सोचिए अगर इजराइल युद्ध हार नहीं रहा होता तो एक के बदले 3 फिलिस्तीनियों को क्यों छोड़ता, एक इजरायली छोड़े गए, 3 फिलिस्तीनियों को छोड़ा गया। और जैसे ही फिलिस्तीनी आज़ाद हुए पूरी दुनिया में इजराइल की किरकिरी हो गई, नाक कट गई। उन्होंने जो कहानियाँ बताई इजराइल के आतंक की, इजराइल के दर्दनाक तरीके की, वो पूरी दुनिया ने कहा कि इजराइल तो सबसे बड़ा आतंकी देश है। वहीं जो फिलिस्तीन के कब्जे से आए छूट के, उन लोगों ने कहा कि हमारे साथ कोई बदसलूकी नहीं हुई है। अभी भी हिजबुल्ला, हमास और हीथू या ईरान के जो बम हैं वो सैनिक अड्डों पर फूट रहे हैं, वो आम इजरायली को निशाना नहीं बना रहे हैं, जबकि ठीक इसके उलट इजराइल के बम जो है वो आम फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं। आज की अपडेट ये है कि एवरेज 25 से 50 सैनिक इजराइल के रोज मारे जा रहे हैं। 2000 से ज़्यादा सैनिक 45 दिन के युद्ध में मारे गए थे, लेकिन इजराइल क्लेम भी नहीं करता, अपने टैंकों को क्लेम नहीं करता, अपने जवानों को क्लेम नहीं करता है, ताकि उसकी छवि न खराब हो जाए। तो बेंजामिन नेतन्याहू को डर है कि अगर उन्होंने सही आंकड़े दिए तो इजराइल में बगावत हो जाएगी। हर इजरायली सेना की ट्रेनिंग लेता है और वो अपने सेना की मौत को तो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसके जवान भाग खड़े हुए इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू की 2 मजबूरी है। एक तो वो ग्लोबली अपने आप को सुपर पावर घोषित करना चाहता है, इसलिए वो अपने मरने वालों की संख्या नहीं गिनता है, अपनी बर्बादी की तस्वीरें बाहर नहीं आने देता है। दूसरी बात, इजराइल में सेना को लेकर बहुत इमोशंस है, और अगर इजरायली सेना के इस तरह से मरने की खबरें आएंगी तो इजराइल में बगावत हो जाएगा और बेंजामिन नेतन्याहू को कल ही कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन देर सवेर ही सही बेंजामिन नेतन्याहू धीरे धीरे घिरता जा रहा है। लोग जानकार बता रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट के जानकार हैं, कि बेंजामिन नेतन्याहू तब तक इस युद्ध को कंटिन्यू करेगा जब तक उसकी सत्ता है, और जैसे ही युद्ध खत्म उसकी सत्ता चली जाएगी। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू को लगता है कि जितना लंबा ये युद्ध चले वो सत्ता में बना रहेगा, उसको चुनाव नहीं करवाना पड़ेगा। और ये बात धीरे धीरे इजराइल समझ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुरिल्ला युद्ध में, जमीन पर युद्ध में हमास, हूथी और हिजबुल्ला के सामने इजराइल के फौज की एक नहीं चल रही है, और 50 से ज़्यादा फौज रोज मारे जा रहे हैं, 25 से ज़्यादा टैंक उड़ाए जा रहे हैं, उसके बख्तरबंद गाड़ियाँ उड़ाई जा रही है, और हमास पूरी तैयारी करके टनल में बैठा है जहां बम का भी असर नहीं पड़ रहा है। तो ये युद्ध लगातार विकराल होता जा रहा है। हाँ, ये बात है कि आम फिलिस्तीनी बर्बाद हो चुके हैं, उनको मारा जा रहा है, लेकिन वो अब सर पर कफन बांध चुके हैं। और सबसे ज़्यादा हमास अब मजबूत हो गया है, न उसके पास हथियारों की कमी है, न लड़ाकों की कमी है। हर फिलिस्तीनी अपने आप को हमास का हिस्सा मान रहा है, और वो हथियार भी उठा रहा है। इजराइल भी सेटलर्स के नाम पर अपने नागरिकों को हथियार दे रहा था, जिसके बाद अब फिलिस्तीनियों को भी हथियार दिया जा रहा है, चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया का, और वो खुलकर सड़कों पर लड़ रहे हैं। इजरायली सैनिकों को घेर घेर कर चारों तरफ से मारा जा रहा है, वो हताहत हो रहे हैं। 50 से ज़्यादा सेना के जवानों का मारा जाना बहुत खतरनाक है, और इजराइल सबसे बुरे दौर में है। 75 सालों में वो इस युद्ध में फंस चुका है, और बेंजामिन नेतन्याहू निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुश्किल है कि एक तरफ खाई है तो एक तरफ गहरी खाई है। अगर वो इस युद्ध से बाहर निकलता है तो उसे सत्ता गंवानी पड़ेगी, अपने ही देश में उसे जेल जाना पड़ेगा, और अगर वो युद्ध बंद कर देता है, तो अगर वो युद्ध करता है तो उसकी हार होगी। तो सोचिए किस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी सत्ता के लिए अपने ही देश के लोगों को युद्ध में धकेल दिया। वहीं फिलिस्तीन रोज मारा जा रहा था, 75 साल से आतंक सह रहा था। अब पूरी दुनिया 145 देश यूनाइटेड नेशन में उसके साथ है, खाड़ी देश उसके साथ है, हथियारों की उसकी सप्लाई है, और उसे अब ये युद्ध अपनी आज़ादी का युद्ध लग रहा है, और वो पीछे नहीं हटना चाहता है। तो ये 6ठे दिन का बड़ा अपडेट था। जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।